हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से पहले हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप भी कर लिया। आज हम करेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण। कौन सा टॉपिक? वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। पीछे जो टॉपिक किया था उसमें से 3 हो सके तो 4, वैसे 5 नंबर का टॉपिक है, वो 4 नंबर मान के चलिए। 4 नंबर के टॉपिक हमने कर लिया है। ये है अपना हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का आपको, चाहे वो ईवीएस में देखने को मिले, चाहे सीडीपी में देखने को मिले, चाहे आपको पेडागोजी में देखने को मिले, आपको कहीं ना कहीं वंशानुक्रम और वातावरण का 1 या 2% सीटेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम जाया किए हुए। एक एक चीज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। वादा नहीं, गारंटी आपके साथ, जितना पढ़ा रहा हूं उतना कर लीजिए, आप सीटेट में अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम और अनुवांशिकता दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। वंशानुक्रम कोई अनुवांशिकता कहते हैं, अनुवांशिकता कोई वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम हो रहा है जो अपने बाप दादा, अपने दादा के पापा, अपने पापा के पापा, फिर अपने पापा, अपने होने वाली संतान और उन संतानों की संतान, जिनमें जो अपने गुण अवगुण, विशेषताएं, व्यवहार, स्वभाव, सब कुछ जो मिलता है अपने पूर्वजों से, वो सारा किस में आता है? आनुवंशिकता में आता है। अब उसकी थोड़ी सी परिभाषा में देख लीजिए। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुण अवगुण, बीमारियां, भाषा, आवाज, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता से और दादा दादी से और नाना नानी से भी गुण मिलते हैं, विरासत में मिले, जो खानदानी होते हैं, बोलते हैं ना विरासत में मिली हुई संपत्ति विरासत में मिले हैं। तो आनुवंशिकता आपको विरासत में मिलती है। ऐसे नहीं कि आप उसको कहीं से अर्जन करते हो, नहीं। आपके बाप दादा नाना सब जो उनके जो गुण है अवगुण है, उन जो बीमारियां हैं, उनके बोलने का तरीका, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका व्यवहार, उनका दृष्टिकोण, उनकी इमेज जो है आपको विरासत में मिली है, उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता व्यक्ति के साथ पैदा होती है। आनुवंशिकता को आप बाद में नहीं बना सकते। आनुवंशिकता जब बच्चा जन्म लेगा मां के पेट से, तभी उसके साथ पैदा होगी। आनुवंशिकता स्थिर होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे आपके माता पिता के गुण हैं, वैसे ही जैसे माता पिता होंगे उनसे मिलते जुलते ही उनके बच्चे होंगे। जैसे दादा दादी है वैसे आपके माता पिता है। लगभग उनके पूरा सेम नहीं कह सकते, मगर उनमें कुछ ना कुछ गुण अवगुण, उनका स्वभाव व्यवहार कुछ न कुछ उनमें मैच करता है। तो आगे आनुवंशिकता स्थिर होती है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर और चूहे पर प्रयोग किया था, वो थे अपने ग्रेगर मेंडल। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन आगे। वंशानुक्रम का वाहक किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। वंशानुक्रम का वाहक जीन को कहा जाता है। जीन क्या होता है? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे जीन कहा जाता है। क्या होता है गुणसूत्र? सॉरी, जीन गुणसूत्र होता है ना अपना। गुणसूत्र क्या? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, जीन को क्या माना जाता है? आनुवंशिकता का वाहक। आनुवंशिकता का वाहक माना जाता है किसको? जीन को। वाहक का मतलब आपको जो गुण अवगुण मिले हैं वो गुणसूत्र से आए हैं। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन होती है। जीन के माध्यम से आपके माता पिता के जो गुण अवगुण है वो आप में स्थानांतरित हो गए और आपसे अगली पीढ़ी में संतान हो जाए, जो आपकी होने वाली संतान होंगी। जैसे बीएन आने का है ना कि वंशानुक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से माता पिता गुण अवगुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, वो है। वैसे गुणसूत्र संख्या पूछी जाएगी, गुणसूत्र की कितनी होती है? संख्या होती है 46 होती है 46। और जोड़े पूछे जाए तो कितने होते हैं?
जोड़े होते हैं अपने 23, गुणसूत्र के जोड़े होते हैं 23 और संख्या पूछी जाए तो होती है 46। अब पूछा जाए कि 22 गुणसूत्र के जो 22 जोड़े होते हैं ना, 22 जोड़े, उसे कहा जाता है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स, गुणसूत्र के 22 जोड़े को ऑटोसोम्स कहा जाता है, जो लिंग का निर्धारण नहीं करते। जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा कौन सा, गुणसूत्र का 23वां जोड़ा हो जाता उसे वो लिंग निर्धारित करता है। ठीक है, लिंग निर्धारित करता। पूछा जाए कि कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारित, गुणसूत्र का जोड़ा लिंग निर्धारित करता है, 21वां, 22वां या 18वां, तो करता है 22वां। ठीक है, 21वां जो गुणसूत्र होता है, एक मिनट, 21वां गुणसूत्र होता है जो 21वां गुणसूत्र गुणसूत्र का जोड़ा। अगर 21वें गुणसूत्र के जोड़े में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, तो एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र के जोड़े में एक्स्ट्रा मटेरियल जुड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम की वजह से बच्चे में कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, उसकी आंखों का आकार का चेंज होना या किसी अंग का पूरा विकसित ना हो पाना, कोई ना कोई इसमें विकलांगता आ जाती है, चाहे वो शरीर से हो चाहे मानसिक हो, कुछ ना कुछ आ जाती है, उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। फिर चलते हैं नेक्स्ट, पहले देख ले आनुवंशिकता के, जो अपने आनुवंशिकता और वातावरण है, इसके पिता किसे कहा जाता है, वो तो आपने पढ़ ही लिया, यहाँ पे लिखा था ना, आनुवंशिकता पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, और वैसे पूछा जाए कि आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो क्या बताओगे, आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, आनुवंशिकता वंशानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था बेटसन ने। किसने, बेटसन ने शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था बेटसन ने। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, आनुवंशिकता मानव के विकास को आधार प्रदान करती है। आनुवंशिकता जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके मिलते जुलते या उनमें कुछ हद तक मिलते और जुलते बच्चे होंगे। वो क्यों होंगे, क्यों आधार प्रदान करती है। माता पिता अगर मंदबुद्धि माता पिता होंगे तो उनके बच्चे भी मंदबुद्धि होंगे। अगर उच्च बुद्धि वाले आईक्यू लेवल जिन बच्चों का आईक्यू लेवल अधिक होता है जिनके माता पिता का, तो उनके बच्चों भी अधिक आईक्यू लेवल, अधिक समझदार होंगे। जिनके माता पिता बिजनेसमैन होंगे तो हो सकता है, माना जाता है कि उनके बच्चे भी बिजनेसमैन होंगे। जैसे जैसे बच्चा, जिनके माता पिता दादा दादी नाना नानी जिस व्यवसाय में, जिस काम धंधे में, जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनके आने वाली संतानें भी उस फील्ड में जुड़ने के 90% चांस रहते हैं। उसे बोलते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के कुछ नियम है, उनके बारे में जानते हैं कौन कौन से हैं। प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, अर्जित गुणों के असंक्रमण का नियम, जीव सांख्यिकी का नियम। अब इनके बारे में एक एक विस्तार से पढ़ते हैं हम। पहला आता है प्रत्यागमन का नियम। कौन सा, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या, बुद्धिमान माता पिता से मंदबुद्धि संतानें तथा मंदबुद्धि माता पिता से बुद्धिमान संतानें होती है। कि प्रत्यागमन का मतलब उल्टा करना, उल्टा होता है। अगर आप किसी बच्चे के माता पिता समझदार हैं तो उनके मंदबुद्धि बच्चे पैदा होंगे, या किसी बच्चे के माता पिता अगर बुद्धिमान है तो मंदबुद्धि बच्चे होंगे, और किसी के मंदबुद्धि माता पिता है किसी बच्चे के तो उनके बुद्धिमान बच्चे पैदा होंगे। ये कहता है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का नियम किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। जो गुण और विशेषताएं माता पिता में, जो गुण और विशेषताएं माता पिता में होते हैं, ठीक उनके विपरीत गुण और विशेषताएं संतानों में पाई जाती है। ये कहता है प्रत्यागमन का नियम। पूछा जाए कि
अगर किसी बच्चे के माता पिता मंदबुद्धि है तथा उनके होने वाली संतानें बुद्धिमान है तो किस नियम से संबंधित है? कौन सा है? प्रत्यागमन का नियम, मतलब उल्टा होना, किसी भी चीज का उल्टा होना ही होता है प्रत्यागमन। फिर आता है अपना समानता के नियम। पहला था विपरीत, अब आता है समान। बुद्धिमान माता पिता से मंद बुद्धि माता पिता से मंद बुद्धि संतानें और बुद्धिमान माता पिता से बुद्धिमान संतानें। अगर किसी बच्चे के माता पिता समझदार है तो उनके समझदार बच्चे होंगे, किसी के समझदार नहीं है तो उनके बच्चे समझदार नहीं होंगे। वो कहा गया समानता के नियम के, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। फिर आता है अपना विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम क्या कहता है? विभिन्नता का नियम है जैसे माता पिता में संतानें बिल्कुल उनके समान नहीं होती, रंग रूप स्वभाव बुद्धि संवेगात्मक स्तर और व्यवहार सभी के आधार पर संतानें माता पिता से कुछ अलग होती है। सारा का सारा अलग नहीं होता, कुछ अलग होता है। वो होता है कि अगर कोई टीचर है, उसके घर में बच्चे हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो जैसे टीचर का बिहेव है, जैसा उसका बिहेव है वैसा ही उनके संतानों का बिहेव होगा। नहीं, जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं पर उनका सोशलाइजेशन, उनके बोलने का तरीका, उन किसी से कम्युनिकेशन करने का तरीका, किसी मिलने का, किसी के पास बैठने का, बात करने का तमीज़ तलीब अपने घर वालों से बिल्कुल विपरीत होती है, कुछ हद तक अलग होती है। वो तो है बिल्कुल अलग हो, वो तो किसका हो गया? प्रत्यागमन का नियम। जो समान हो उनके, वो हो गया समानता का नियम। कुछ हद तक विभिन्नता होती है, माता पिता अच्छे से बात करते हैं घर पे गेस्ट से और बच्चे अच्छे से बात नहीं करते, थोड़ा अच्छे से करते थोड़ा नहीं करते, वो होता है विभिन्नता का नियम। फिर आता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण नियम कहता है माता पिता अपने जीवन काल में जिन गुणों अवगुणों विशेषताओं को अर्जित करते हैं उनका प्रभाव उनकी संतानों पर भी पड़ता है। कि माता पिता जिस वातावरण में रहते हैं, जैसा वो कुछ सीखते हैं और जो कुछ करते हैं, उनका प्रभाव, वो जो सोचते हैं उनका प्रभाव, वो जो करते हैं उनका प्रभाव उनकी संतानों पर भी पड़ता है। संक्रमण होता है वंशानुक्रम के माध्यम से, जीन के माध्यम से, जिसे बोला जाए संक्रमण का नियम। अगर किसी के बच्चे के माता पिता बिजनेसमैन है तो उनके जो बच्चा पैदा होगा वो कुछ हद तक बिजनेस करने की सोचेगा, बिजनेस के फील्ड में जाएगा। किसी के माता पिता के बच्चे टीचर है तो वो उस वातावरण में रहेगा तो वो टीचर की लाइन में जाना पसंद है। किसी माता पिता के बच्चे डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की लाइन में जाएगा। कुछ हद तक चांस बनते हैं, 100% श्योर नहीं कह सकते पर ऐसा बताया गया है। अर्जित गुणों के असंक्रमण का नियम। माता पिता अपने जीवन काल में जिन गुणों में अवगुणों को अर्जित करते हैं उनका प्रभाव उनके संतानों पर नहीं पड़ता। ये है संक्रमण गुणों के विपरीत है कि असंक्रमण, कि जैसे माता पिता जिस फील्ड में है बच्चा उस फील्ड में नहीं जाए। अगर किसी बच्चे के माता पिता डॉक्टर है तो बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, वो बनेगा सिपाही। किसी की सिपाही खानदार है तो वो बनेगा डॉक्टर। मतलब उल्टा होना, माता पिता से उल्टा होना। किसी के माता पिता राधा स्वामी है, भगवान में आस रखते हैं, उनके होने वाला बच्चा आस ही नहीं रखता, वो कुछ मानता ही नहीं है, वो बोलता है कुछ है ही नहीं, देवता दूता भगवान है ही नहीं। जैसे माता पिता का आस्तिक होना और बच्चे का नास्तिक होना, या बच्चे का नास्तिक होना माता पिता का आस्तिक होना, वो बोलता है अर्जित गुणों के असंक्रमण का नियम। जीव सांख्यिकी का नियम। जीव सांख्यिकी का नियम क्या है? संतानें केवल अपने माता पिता से गुणों अवगुणों विशेषताओं स्वभाव व्यवहार को प्राप्त नहीं करती बल्कि अपने दादा दादी और परिवार के अन्य पूर्वजों से करती है। जीव सांख्यिकी मतलब एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है। जैसे आपके दादा दादी थे वैसे आपके माता पिता, जैसे आपके दादा दादी थे वैसे आपके पिता है, जैसे आपके नाना नानी थे उनसे मिलती जुलती आपकी माता है। तो उसे बोलते हैं जीव सांख्यिकी का नियम कि जीव एक संख्या के क्रमबद्ध क्रम चलते रहते हैं, जीन के माध्यम से प्रजनन बढ़ता जाता है और उसे बोलते हैं जीव सांख्यिकी का नियम कि माता का स्वभाव होता है वो आपके नाना नानी के समान मिलता जुलता होता है, आपके पिताजी का जो स्वभाव होता है वो आपके दादा दादी के समान मिलता जुलता होता है, उसे बोलते हैं जीव सांख्यिकी का नियम। ये जीव सांख्यिकी का नियम बताता है कि बच्चे अपने माता पिता से गुण अर्जित नहीं करते, वो अपने दादा दादी से भी करते हैं और अपने नाना नानी से भी करते हैं और अपने मम्मी पापा से भी करते हैं। ठीक है, संतान केवल अपने पितृपक्ष से ही नहीं गुणों को प्राप्त करती, उनके साथ साथ मातृ पक्ष यानी नाना नानी व उनके पूर्वजों से गुणों को प्राप्त करती है। आप जरूरी नहीं है आपके जो गांव है
आप अपने सारा का सारा बिहेव, आपका स्वभाव, आपके गुण, बीमारियां तो भी होती है। जो किसी बच्चे के माता पिता हैं उनको HIV है तो चांसेस बनते हैं 90% की उन्हें होने वाली संतानों में भी आगे जाके HIV होगा। कुछ रोग होते हैं जो जन्म प्रजनन में एक दूसरे में मिल जाते हैं, बच्चों में मिल जाते हैं, उन बच्चों से अगले बच्चों में मिल जाएंगे, उन बच्चों से अगले बच्चों में मिल जाएंगे। उसे बोलते हैं जीव सांख्यिकी या आनुवंशिकता से मिलते हैं वो। और जीव सांख्यिकी का नियम होता है कि माता पिता, सिर्फ माता पिता से ही बच्चों को गुण अवगुण नहीं मिलते, दादा दादी से भी मिलते हैं, नाना नानी से मिलते हैं, मतलब आपके नाना नानी और दादा दादी। ठीक है। फिर मेंडलवाद, अब बात करते हैं मेंडल साहब की। मेंडलवाद क्या है? मेंडल को क्या माना जाता है? आनुवंशिकता का पिता माना जाता है मेंडल को। मेंडल ने मटर के पौधे पर, चूहे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर और इस पर चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है। अगर पूछा जाए कि मेंडल ने मटर के अलावा दूसरे किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो बताइए क्या बताओगे? पूछा जाए कि मेंडल ने इसके अलावा मटर के अलावा किस पे प्रयोग किया था, तो क्या? हीरासिम नाम का एक पौधा होता है, उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। हीरासिम होता है, हीरासियम होता है। हीरासियम क्या होता है? हीरासियम एक पौधा होता है जो कैसे होता है? सूरजमुखी की जो प्रजाति है ना, उससे मिलता जुलता कुछ पौधा होता है। उन पे भी मेंडल ने प्रयोग किया था और मटर पे भी प्रयोग किया था। मटर पे इसलिए प्रयोग किया था, और पौधे क्यों नहीं चुने? ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों सिलेक्ट किया। उन्होंने मटर का पौधा इसलिए सिलेक्ट किया कि एक मटर के पौधे के तो व्हाइट फूल आते हैं, एक के बैंगनी, वो आसमानी कलर के मिलते जुलते, या हम कह सकते हैं जामुनी कलर के फूल आते हैं। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि है तो दोनों मटरी, लगेंगे दोनों के मटरी, तो एक के सफेद है, एक के जामुनी कलर के फूल के से। तो उन्होंने इस पे प्रशिक्षण किया था। इससे पहले उन्होंने चूहों पे किया था, तो वो प्रशिक्षण पहले चूहों वाला किया था, वो चर्च में किया जा रहा था। तो वहां की जो लोग थे, चर्च के संस्थापक जो भी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भगवान का स्थान है, यहाँ पे आप किसी जीव को हत्या नहीं कर सकते या उनको काट फाड़ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने चूहों को छोड़ के मटर का पौधा अपनाया था, क्योंकि मटर में एक पौधे के व्हाइट होते हैं, एक के जामुनी कलर के होते हैं। फिर उन्हें संक्रमण करके उन्होंने नई नई नस्लें तैयार की। फिर देखा कि आगे जो व्हाइट फूल वाले से व्हाइट फूल वाले पौधे का संक्रमण कराया गया, तो व्हाइट फूल का पौधा पैदा हुआ। और जो व्हाइट वाले से जामुनी का करवाया गया दूसरी पीढ़ी में, जो पहली पीढ़ी से पैदा हुआ ना व्हाइट वाला, फिर व्हाइट वाले से जामुनी का करवाया गया था, वह जामुनी कलर का। फिर ऐसे उन्होंने मटर के पौधे पर प्रशिक्षण किया था, तो मटर का पौधा सेलेक्ट किया गया था। उनके अलग अलग कलर के फूल होते हैं। हीरासियम, मटर के अलावा हीरासियम, अच्छे से लिख देता हूं यहां पे, हीरासियम। मटर के अलावा मेंडल ने हीरासियम नामक के पौधे पर भी प्रयोग किया था। यह प्रश्न पूछा भी गया है यूपी टेट में पूछा गया है, PRT में, TGT में पूरा याद नहीं है। ठीक है। तो हीरासियम पे भी किया गया था। संतानों में माता पिता की तुलना दादा दादी का प्रभाव अधिक पड़ता है। मेंडल ने कहा है कि जैसे आपके माता पिता होंगे, बच्चा वैसा तो होगा ही होगा, पर उनसे ज्यादा वैसा होगा जैसे उनके दादा दादी हैं। ठीक है। बस अवगुण के कारण ही एक माता पिता में से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि एक माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किसकी वजह से पाई जाती है, तो किसकी वजह से पाई जाती है? वंशानुक्रम की वजह से पाई जाती है। आप अपने माता पिता के दो भाई हो, आप में कुछ अलग विशेषता है, आपके भाई में कुछ अलग विशेषताएं हो, तो दोनों एक माता पिता की। वो विभिन्नताएं क्यों है? वो विभिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण होती है। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। क्या बच्चों के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? तो बताइए, बच्चों के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? तो जी हाँ, बच्चों के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, 100% पड़ता है। चरित्र प्रभाव पड़ेगा। जैसे माता पिता होंगे, माता पिता का अगर चरित्र खराब है, मतलब कैरेक्टरलेस है, तो उनके होने वाली संतानें भी, मैकडुगल का कहना है कि उनके होने वाली संतानें भी चरित्रहीन ही होंगी। उन्हें कोई मतलब नहीं होगा कि समाज क्या है, समाज क्या नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता ही वैसे हैं, वो कैरेक्टरलेस हैं।
इस वजह से कहा गया कि चरित्रहीन माता पिता के चरित्रहीन संतानें पैदा होती है। ऐसे किसने कहा है? डगडेल साहब ने कहा है। महानता पर प्रभाव गाल्टन ने बताया कि जिन बच्चों के माता पिता किसी अच्छे फील्ड में होंगे, तो किसी का न्यायाधीश है, किसी का थानेदार है, किसी बच्चे का पिता डॉक्टर है, महान लोग है, तो उनके होने वाली संतानें भी उन फील्ड में जाने के चांसेस रखती हैं। न्यायाधीश है तो कोई जज बनने की सोचेगा, कोई न्यायाधीश बनने की सोचेगा, कोई वकील बनने की सोचेगा। तो महानता पर कोई प्रभाव पड़ता है, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। ये किसने कहा है? केटल ने कहा है। व्यावसायिक योग्यता याद रहे, केटल व्यावसायिक, स्टील का व्यवसाय, केटल स्टील, केटल केटली, जैसे भी आप याद रखना चाहो वैसे रख सकते हो। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। केटल ने कहा है कि बच्चे के माता पिता बिजनेसमैन है तो बच्चा उस फील्ड में जाएगा। जैसे अपने अंबानी हैं, मुकेश अंबानी जो भी है, रिलायंस के, टाटा बिरला जो भी है, तो उनके जो संतानें हैं ना, वो व्यावसायिक योग्यता रखती हैं, तो उनसे उन्हें योग्यता, उनके वंशानुक्रम से उन्हें योग्यता मिली है, तो वो उस फील्ड में जाएंगे। उनके माता पिता भी बिजनेसमैन है तो उनके होने वाले बच्चे भी बिजनेसमैन। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव ये कहा है पियर्सन ने। अगर किसी बच्चे के माता पिता नाट्य कद के हैं, मतलब छोटे कद के हैं, किसी के लंबे कद के हैं, तो उनके बच्चे नाट्य कद के हैं, उनके बच्चे नाट्य कद के होंगे। और जिन बच्चों के माता पिता पूरे लंबे हैं, हष्ट-पुष्ट, ताजा, तंदुरुस्त हैं, वो उनके बच्चे वैसे हष्ट-पुष्ट, पूरे लंबे और शरीर से ताकतवर होंगे। जिन बच्चों के माता पिता दुबले पतले और मरे हुए शरीर के, तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। वह शारीरिक प्रभाव का नियम। प्रजाति की श्रेष्ठता का नियम। प्रजाति की श्रेष्ठता का नियम क्या कहता है? प्रजाति की श्रेष्ठता का नियम कहता है कि अमेरिका में जो गोरे लोगों की प्रजाति है ना, वो काले लोग हैं, उनकी प्रजाति से बेस्ट मानी जाती है। कि जो गोरे लोग हैं अमेरिका के, वो काले लोगों से बेहतर है। अमेरिका में जितने भी लोग हैं उनमें गोरे भी है, काले भी है। तो गोरे लोग उनसे मानसिक में, सामाजिक में, सोशलाइजेशन में, एजुकेशन में, हर तरह से जो काले लोग हैं उनसे बेहतर है। ठीक है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे जैसे जिस वातावरण में रहेंगे उनका भी प्रभाव। फिर आता है अपना वातावरण। वातावरण क्या है? वातावरण तो सबने सुना ही होगा, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, 5वीं 6वीं की कक्षा में भी पढ़ा होगा। और पहले बच्चे स्कूल में जाते हो तो आपको पढ़ाया जाता है ईवीएस, वहां पे अलग से तो नहीं लगता, मगर कुछ सब्जेक्ट के माध्यम से अलग से पढ़ाया जाता है। वो होता है अपना वातावरण या एनवायरमेंट। वातावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण और वातावरण दोनों समान है। अगर पर्यावरण का अर्थ पूछा जाए, परिधन आवरण, संधि विच्छेद है, परिधन आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। मैं जहां पे खड़ा होकर क्लास ले रहा हूं, आप जहां पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपके जो चारों ओर का जो वातावरण है, उसमें चाहे लाइब्रेरी में बैठे हो, लाइब्रेरी का वातावरण है, आप घर में हो, घर का वातावरण है, आप बाहर शहर में हो, शहर का वातावरण है, आप जिस राज्य में हो, राज्य का वातावरण है। तो वो होता है आपके चारों ओर का जो आवरण होता है, उसे वातावरण कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में वातावरण का अर्थ क्या होता है? अपनी भाषा में तो हो गया कि जो चारों ओर से घिरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपने, तो चारों ओर से घिरा हुआ है उसे बोलते हैं वातावरण। ठीक है। मनोविज्ञान की भाषा में केवल भौतिक और भौगोलिक नहीं है। मनोविज्ञान मानता है कि अपन तो मानते हैं कि अपने बाहर में जो वस्तु देख रहे हैं, अपन जिन चीजों के बारे में महसूस कर रहे हैं, जो अपने आसपास में जुड़ी हुई है, वही वातावरण है। पर नहीं, मनोविज्ञान ऐसा बोलता है कि सभी पक्षों को शामिल किया जाए, जिसमें आपके आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और आर्थिक पक्ष को शामिल किया जाता है। और कौन सा है क्या? राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। जिस वातावरण में आप रहते हो, उस वातावरण में आप सीखोगे, उस वातावरण के हिसाब से आप रहोगे। ये है अपना वंशानुक्रम और वातावरण। फिर एक होता है प्रकृति और पोषण। वो है नहीं, चलो अपन सीधा करवा देते हैं। प्रकृति पोषण विवाद सबने सुना होगा कि प्रकृति और पोषण का विवाद क्या होता है। प्रकृति पोषण विवाद।
प्रकृति पोषण विभाग। प्रकृति और पोषण, प्रकृति है वो आपकी आनुवंशिकता से जुड़ी हुई है। प्रकृति पोषण, प्रकृति को किसके साथ जोड़ा जाता है? आपके आनुवंशिकता, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम के साथ जोड़ा, वंशानुक्रम के साथ जोड़ा जाता है। वंशानुक्रम, सॉरी, क्या लिख रहा है रे? वंशानुक्रम। प्रकृति को वंशानुक्रम के साथ जोड़ा जाता है। जो पोषण होता है उसे जोड़ते हैं अपने वातावरण के साथ। किसके साथ? वातावरण या पर्यावरण के साथ। ठीक है। प्रकृति को तो आनुवंशिक के साथ जोड़ा जाता है। पोषण को किसके साथ जोड़ा जाता है? पोषण को जोड़ा जाता है आपके वातावरण के साथ। कि जो आपका वंशानुक्रम है वो प्रकृति की तरह उसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो स्थायी है। और जो पोषण है वो वातावरण के साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो, उसका विकास कर सकते हो। पोषण जोड़ा जाएगा वातावरण के साथ और प्रकृति जोड़ी जाएगी आनुवंशिकता के साथ। जीन पियाजे ने बच्चे के विकास में आनुवंशिकता को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता का अहम रोल होता है। आनुवंशिकता के कारण बच्चे का विकास अच्छा होता है और विकास में आनुवंशिकता अपना अहम योगदान देती है। जबकि पर्यावरण में इतना अहम रोल, पर्यावरण का इतना अहम रोल बच्चे के विकास में पर्यावरण का इतना अहम रोल नहीं होता जितना कि आनुवंशिकता का होता है। यह था अपना प्रकृति और पोषण विभाग का। और अब हम मिलते हैं कल। ठीक है, तो चलिए फिर करवा दिया। प्रकृति पोषण विभाग हो गया। जीन पियाजे ने आनुवंशिकता को कहा है। वातावरण को किसने कहा है? वातावरण को कहा है, वातावरण के साथ वॉटसन, जेपी वॉटसन देना आपने, जेपी वॉटसन, उनको जोड़ा। जेपी वॉटसन ने कहा कि वातावरण में बच्चे का, वातावरण की वजह से बच्चे का विकास अच्छा होता है। जैसा वातावरण होगा बच्चे का वैसा ही विकास होगा। जीन पियाजे ने कहा है कि जैसे उसका वंशानुक्रम होगा, जैसे उसके माता पिता होंगे, बच्चे का विकास वैसा ही होगा। यह था अपना छोटा सा टॉपिक 2 नंबर पक्के सीडीपी और ईवीएस, मतलब पूरे सीटेट के पेपर में 2 नंबर पक्के पूछे जाते हैं। अच्छे से करना, जल्दी पूरा सिलेबस कर देंगे। आज शाम को आपकी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी क्लास रहेगी। तो मिलते हैं शाम को फिर। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। सी यू, टेक केयर।